भारतीय इतिहास में जब भी हिम्मत और वीरता की बात होती है ना, तो एक नाम हमेशा गूंजता है, महाराणा प्रताप। उनके भाले का वजन, उनके घोड़े चेतक की वफादारी की कहानियां हम सबने सुनी है। लेकिन क्या उनकी पहचान सिर्फ एक महान योद्धा तक ही सीमित थी? चलिए आज उस लीजेंड के पीछे के इंसान को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो देखिए, आज हम कहां से कहां तक का सफर तय करेंगे। शुरुआत करेंगे उनकी योद्धा वाली छवि से, फिर देखेंगे डेविड और गोलियत वाली उस लड़ाई को, हल्दी घाटी के उस प्रसिद्ध युद्ध को समझेंगे, फिर जानेंगे कि कैसे उन्होंने मुश्किल हालातों में भी सुधार किए, और आखिर में बात करेंगे उनकी कभी न हारने वाली विरासत पर। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब महाराणा प्रताप को एक बेमिसाल योद्धा मानते हैं, पर क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? आइए इस बनी बनाई छवि को थोड़ा चैलेंज करते हैं। आखिर वो थे कौन? एक ऐसे योद्धा जिन्हें कोई हरा नहीं सका, एक स्वाभिमानी राजा, या शायद एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हार मानना कभी सीखा ही नहीं? सच कहूं तो वो ये सब थे, और जानते हैं उससे कहीं ज्यादा भी। और शायद यही वो बात है जो उनकी कहानी को इतना खास बना देती है। अच्छा, उनकी कहानी को सही से समझने के लिए ना हमें उस जमाने में वापस जाना होगा। इसे आप आज के जमाने की डेविड बनाम गोलियत की लड़ाई समझ सकते हैं। एक अकेला राजा एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य के खिलाफ। जरा सोचिए, ये 16वीं सदी का भारत है। मुगल सम्राट अकबर का साम्राज्य अपने चरम पर है, ताकत की कोई कमी नहीं। लगभग सारे राजपूत राजा एक एक करके अकबर के अधीनता मान चुके थे, कुछ दौलत के लालच में तो कुछ बड़े पद के लिए। लेकिन एक राजा था, सिर्फ एक, जिसने झुकने से साफ इनकार कर दिया, और वो थे महाराणा प्रताप। और उनकी सेना, ये देखिए, महज 3000 सैनिक। और उनके सामने कौन था? अकबर की विशाल सेना, करीब 10,000 सैनिकों की फौज, जिसका नेतृत्व कर रहे थे आमेर के राजा मान सिंह। मतलब ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे जीतना नामुमकिन सा लगता था। और यहीं पर प्रताप उस दौर के बाकी राजपूत राजाओं से बिल्कुल अलग खड़े नजर आते हैं। देखिए, जहां बाकी राजा मुगलों से रिश्ते बना रहे थे, प्रताप ने आज़ादी और संघर्ष का रास्ता चुना। जहां दूसरे महलों की शानो शौकत में जी रहे थे, प्रताप ने जंगलों की मुश्किलों को अपना घर बना लिया। और उनकी सेना, ये बहुत दिलचस्प है, वो सिर्फ राजपूतों की नहीं थी, बल्कि उसमें अफगान और भील जनजाति के लोग भी शामिल थे। ये एक सच्ची समावेशी सेना थी। और इसी हिम्मत, इसी अडिग रहने की जिद का नतीजा था भारतीय इतिहास का वो महासंग्राम जिसे हम सब हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं। साल था 1576। प्रताप ने अपनी मुट्ठी भर सेना के साथ मुगलों को टक्कर दी। पर रुकिए, ये कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं थी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई, जो उस वक्त के लिए बहुत ही अनोखी थी। अरावली की संकरी घाटियां उनका सबसे बड़ा हथियार बन गईं। उनकी छोटी फुर्तीली सेना अचानक हमला करती और गायब हो जाती, जिससे मुगलों की भारी भरकम सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। और हाँ, हल्दी घाटी की बात हो और चेतक का जिक्र ना हो, यह तो हो ही नहीं सकता। प्रताप का वो वफादार घोड़ा, जिसने अपने घायल मालिक को बचाने के लिए एक उफनते नाले के पार वो अविश्वसनीय छलांग लगाई और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। चेतक की वफादारी आज भी एक मिसाल है। हल्दी घाटी का कोई साफ नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन प्रताप को अपने किले छोड़ने पड़े। उन्हें पीछे हटना पड़ा, और ज्यादातर लोगों को लगा बस अब लड़ाई खत्म हो गई, मेवाड़ की आजादी का सपना अब टूट चुका है। लेकिन जो दुनिया के लिए एक अंत था, वो असल में प्रताप के लिए एक नई शुरुआत थी। और यहीं से उनकी कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जिसके बारे में अक्सर बात नहीं होती। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो महाराणा प्रताप को सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक विजनरी लीडर बनाता है। ये कहानी है उनके समाज सुधारक वाले रूप की। जंगलों में रहते हुए प्रताप ने सिर्फ संघर्ष नहीं किया, उन्होंने एक नए समाज की नींव रखी। सोचिए, उस जमाने में जब जाति पाति सब कुछ थी, उन्होंने भील जनजाति को बराबरी का सम्मान दिया, उन्हें अपनी सेना की रीढ़ की हड्डी बनाया। उन्होंने धर्म से ऊपर उठकर काबिलियत को चुना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे उनके सेनापति हाकिम खान सूर, जो एक अफगान मुस्लिम थे। ये बातें 16वीं सदी में किसी क्रांति से कम नहीं थीं। और अगर उनके चरित्र को समझना है तो ये एक किस्सा ही काफी है। जब उनके बेटे ने दुश्मन सेनापति के परिवार की औरतों को बंदी बना लिया, तो प्रताप ये सुनकर आग बबूला हो गए। उन्होंने न सिर्फ उन महिलाओं से माफी मांगी, बल्कि उन्हें पूरे सम्मान और सुरक्षा के साथ वापस भिजवाया।
इस एक काम ने उनके दुश्मनों का भी दिल जीत लिया। और उन्होंने एक प्रण लिया था कि जब तक मेवाड़ आज़ाद नहीं हो जाता, वो ज़मीन पर सोएंगे और पत्तों पर खाएंगे। उन्होंने अपने लोगों का दुख दर्द खुद सहा, उनके साथ जिया, और इसी अपनेपन ने एक ऐसी मजबूत एकता बनाई जिसे कोई ताकत तोड़ नहीं सकती थी। तो फिर इस नए समाज और इस अटूट एकता का नतीजा क्या निकला? इसी एकता ने प्रताप की वापसी की वो कहानी लिखी जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। साल 1582 में दिवेर की लड़ाई में प्रताप की उसी एकजुट सेना ने मुगलों की छावनियों को कुचल कर रख दिया। ये जीत इस बात का पक्का सबूत थी कि प्रताप की असली ताकत उनकी तलवार नहीं, बल्कि उनका एकजुट समाज था। और अपनी मृत्यु तक उन्होंने चित्तौड़ को छोड़कर लगभग पूरा मेवाड़ वापस जीत लिया था। तो मेवाड़ के इस शेर की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहला, एक सच्चा लीडर अपने लोगों का दुख सबसे पहले खुद सहता है। दूसरा, जो समाज एक हो जाए उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। और तीसरा, सबसे बड़ी दौलत स्वाभिमान है। तो आखिर में ये साफ है ना? महाराणा प्रताप की असली शक्ति किसी सिंहासन या महल में नहीं थी। उनकी ताकत थी अपने लोगों का प्यार, उनका सम्मान और वो एकता जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया था। वही उनका असली राज्य था। उनकी कहानी आज भी हम सबके सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब हालात बिल्कुल आपके खिलाफ हों, तब एक सच्चा लीडर होने के असली मायने क्या होते हैं?